हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इकोनॉमिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोगों को पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग प्यार से अच्छे से पढ़ के धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बच्चा मेरे को बोला भैया थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो मैं ठीक है धीरे पढ़ा लेता हूँ। भाई यूट्यूब में तू मेरा स्पीड कम कर सकता है वैसे, अगर है यूट्यूब, पर मैं फिर भी धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक, धीरे में पढ़ाऊंगा। और हम लोग कोशिश करेंगे रेवेन्यू तक हम लोग आज खत्म कर लें। रेवेन्यू तक हम खत्म कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, मैं तुम लोग को पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। मैं फिर से एग्जांपल देके बताऊंगा, क्योंकि क्या है, मैं बार बार तुमको एक ही चीज बताऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाए। सिंपल सी बात है, मान लो 10,000 रुपए रेंट में मैं एक रूम लेके रखा हूं, एक फैक्ट्री लेके रखा हूं, रूम नहीं एक फैक्ट्री लेके रखा हूं। ठीक है, एक्चुअल में मैं कोचिंग वाला एग्जांपल लेने वाला था फिर से, पर मैं फैक्ट्री का एग्जांपल लेता हूं। और मैं जब 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो बताओ पर यूनिट रेंट कितना हुआ? भैया 10 रुपए हुआ। मैं 10,000 का रेंट है और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर यूनिट रेंट कितना हो गया? 1 रुपए। तो समझ रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ाने से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो बियर करते हैं हम लोग, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते जाता है। तो दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने से जो कॉस्ट में एडवांटेज मिलता है, सिंपल शब्दों में बोलूं, प्रोडक्शन इंक्रीज करने से कॉस्ट में जो एडवांटेज मिलता है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। देखो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर द रिडक्शन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, when the output is carried on large quantity there are some advantages. These advantages are called economies of large scale production. These economies can be divided into two parts, internal और external. तो देखो, when a firm expand its size of business, increase its output, it gets some advantage. These are called internal. तो सिंपल सी बात है, फर्म जब खुद ही अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी तो उसको, और उससे जो उसको कॉस्ट पे एडवांटेज होगा उसको मैं इंटरनल बोलता हूँ। ठीक है, द इंटरनल इकोनॉमीज आर रिलेटेड टू अ सिंगल फर्म एंड नॉट रिलेटेड टू द अदर फर्म इन द इंडस्ट्री। ये जो फर्म है, जो फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी सिर्फ उसी को एडवांटेज मिलेगा, थोड़ी ना इसके प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरों को एडवांटेज मिलेगा। ए प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बी को थोड़ी ना एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स होता है लेबर इकोनॉमिक्स पहला। तो देखो, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन आर पॉसिबल मोर इन लार्ज स्केल ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर कैन स्पेशलाइज एंड डू द वर्क फॉर विच दे आर मोर सूटेड। तो सिंपल सी बात है, हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं और स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है उससे। क्यों? क्योंकि एक बंदा बार बार वही काम करेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, प्लस उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाएगी। बार बार तुमको सेम काम कराया जाएगा तो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समझ में आया? मतलब जैसे मैं भी तुम लोगों को बोलूं कि भाई एक ही चैप्टर तुम उठाओ और उसको 10 बार सॉल्व कर लो, 10 बार एक ही चैप्टर को सॉल्व कर लो, तुम लोग स्पेशलाइज हो जाओगे इस चैप्टर। तो डिवीजन ऑफ वर्क से ये फायदा होगा, तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, लेबर स्पेशलाइज और मास्टर हो जाएंगे काम करने में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क बोथ इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, वर्क भी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी वर्कर्स की। मैं तुम लोग जो पहली बार जिस स्पीड में तुम मैथ्स का चैप्टर सॉल्व करते हो, 10वीं बार जब सॉल्व कर रहे होते हो उससे तुम्हारी स्पीड कहीं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तुम बार बार करके स्पीड बढ़ा लियो, मास्टर बन गए हो। दूसरा, टेक्निकल इकोनॉमिक्स। अ लार्ज फर्म विल बी एबल टू इंस्टॉल लार्ज कैपेसिटी ऑफ मशीन इन प्लेस ऑफ स्मॉल साइज मशीन। It adopt latest technology. This will give a mechanical advantage over small firms and cost will be minimized. तो सिंपल सी बात है, स्मॉल फर्म के बाद छोटी मशीन होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो उनका जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है। जबकि बड़ी मशीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा प्रोडक्शन करती है कम कॉस्ट में। समझ में आया? ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। Highly talented managers of specialized skill will be employed by large firms. It helps them make better decisions organized. तो डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ी फर्म्स हाईली टैलेंटेड और स्किल मैनेजर्स को, तुम लोग कौन हो? हाईली टैलेंटेड मैनेजर्स हो, फ्यूचर मैनेजर्स हो, है ना? तो तुम लोग को हायर करती है, तुम लोग कॉस्ट कम करवाने में हेल्प करते हो। ठीक है, अच्छे डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। तो लार्ज स्केल परचेज of raw material and sale of finished goods give the advantages of transport concession to the firm. Advertisement cost will less due to large output scale. सिंपल सी बात है, तुम्हारे आउटपुट ज्यादा है, तुम लोग ज्यादा परचेस करते हो, ज्यादा सेल करते हो, वही प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो यहाँ पर लार्ज स्केल में काम करने के कारण तुम्हारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो तुम्हारे ज्यादा सेल्स करवाएगी, और ज्यादा सेल्स करने से ऑटोमेटिक तुम्हारी जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो आराम से रिकवर हो जाता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। लार्ज फर्म्स विल बी एबल टू borrow credit easily. These firms will be able to offer security and their goodwill is the market enable them to borrow at reasonable rate of interest. This also raise capital by attracting investors. तो सिंपल सी बात है, मेरे को धीरे पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है ना, तेज नहीं पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, मुकेश अंबानी लोन लेने जाएगा, मुकेश अंबानी लोन लेने जाएगा, एचडीएफसी को बोला मुझे लोन चाहिए, सर पूरा बैंक ले लो। एचडीएफसी क्या बोला? पूरा बैंक ले लो, क्योंकि उसको क्रेडिटेबिलिटी पता है मुकेश अंबानी की, लोन वापस होगा, इंटरेस्ट भी मेरे को मिल जाएगा। वो तो बोलेंगे सर आप सिक्योरिटी नहीं दो तो भी चलेगा, आप सिक्योरिटी मत दो तो भी चलेगा, बस आप लोन ले लो हमसे, क्योंकि हमको पता है आप गुड बन के निकलोगे, आप गुड डेटर बनोगे और हमको आप लोन रिपे कर दोगे। ठीक है, तो वही है, लार्ज फर्म्स को आसानी से लोन मिल जाती है, प्लस लार्ज फर्म को आसानी से इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं।
क्योंकि उनकी गुडविल होती है मार्केट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, यूज ऑफ efficient use of resources, improvement in quality of product depend upon the research, only large firm can afford their expenditure on research। तो R&D डिपार्टमेंट जो होता है वो लार्ज स्केल फर्म्स में ही होता है, जनरली शॉर्ट और मीडियम साइज फर्म्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है। वहां हाईली क्वालिफाइड लोग बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैसे कॉस्ट कम करे, कैसे फ्यूचर फोरकास्टिंग करे, क्या प्रोडक्ट में चेंजेस लाए, ये सब चीजें करते हैं लार्ज स्केल फर्म्स को, उसका बड़ा फायदा मिलता है, ठीक है। इकोनॉमीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज, large scale firms are able to enjoy freight concession from railway and road transport because the large firm uses its own transport means and large vehicles, the per unit transport cost will fall। Similarly, a large firm can also have its own storage godown and can save storage। सिंपल सी बात है, लार्ज फर्म के पास उनके खुद गोडाउन्स होते हैं, वहां पर वो स्टोर करते हैं, तो उनको रेंट का खर्चा बच जाता है, प्लस उनके पास उनके खुद के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, या रेलवे भी उनको बहुत कंसेशन देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलवे से अपना ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, तो उनको वहां पर बड़ा फायदा दिखता है। स्मॉल फर्म्स को ऐसा नहीं है। जैसे तुम देखोगे पहले अमेजोन, बहुत पहले, बहुत ही पहले, मतलब आई थिंक बहुत साल, 5 साल हो गया, उसके पहले अगर अमेजोन जो है वो पहले कोरियर सर्विसेज का यूज करता था डिलीवरी करने के लिए, आज अमेजोन की खुद की लॉजिस्टिक कंपनी है, अमेजोन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो वही चीज है, लार्ज स्केल का होने का ये फायदा है, ठीक है। रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स, तो जनरली लार्ज स्केल फर्म डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन इनटू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इवन देयर वन फर्म। तो सिंपल सी बात है, लार्ज स्केल फर्म जो होती है वो एक जगह पैर नहीं मार के रखी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या नहीं बनाती, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, रिलायंस इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई है कि नहीं। भैया डाइवर्सिफाई मतलब 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मान लो 1 2 प्रोडक्ट में लॉस भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 15 प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इसके प्रॉफिट इधर लॉस को आराम से कवर कर दे। तो दिस इज लाइक डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने पहले बात किया इंटरनली जो हमको फायदा होता है, अब हम बात करने वाले हैं इंटरनली जो हमको नुकसान हो सकता है। तो पहला, management diseconomies, this economy occur primarily because of the increasing managerial difficulty with too large as scale of operation become difficult to top level management success control and bring about proper coordination। सिंपल सी बात है, जब तुम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, जब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आना चालू हो जाए, और एफिशिएंटली जब टॉप लेवल उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो डिस इकोनॉमी दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल डिस इकोनॉमी, इफ अ फर्म frequently change in its technology and use a new machine, it may increase its cost after certain limit, the large size or volume of the plant and machine also prove disadvantage। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे जो फर्म है जल्दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रही है, तो उससे उनका कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण उनका कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा, और लॉन्ग रन में अब उनको दिखने लगेगा कि उनको डिस इकोनॉमीज होना चालू हो गया, ठीक है। रिस्क बेयरिंग डिस इकोनॉमी, the business cannot be expanded indefinitely because of the principle of increase, the risk of firm increases because of the reduction in demand in fashion infrastructure। तो सिंपल सी बात है, फर्म डाइवर्सिफाई करते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ाते जा रही है, लॉन्ग रन में टेस्ट और प्रेफरेंसेस होने के कारण हो सकता है इतना रिस्क लेना उनको भारी पड़ जाए, तो इट ऑल्सो अमाउंट्स टू डिस इकोनॉमी, इतना रिस्क लेना उनको भारी पड़ सकता है, ठीक है। मार्केटिंग डिस इकोनॉमी, तो देखो, अब a large firm is forced to spend more on bringing and storing of raw material and selling of finished goods is a distant market। तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर मार्केट दूर है, अगर मार्केट दूर में है, तो यहाँ पर तुम्हारा स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तुम्हारी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी, स्टोरेज वगैरह होगी, वो लॉन्ग रन में तुमको डिस इकोनॉमी शो करा सकती है। फाइनेंशियल डिस इकोनॉमी, a large firm has to borrow large amount of money even at higher rate, it imposes a burden of financial। तो सिंपल सी बात है, जैसे लार्जर फर्म होगी तो उनका इंटरेस्ट रेट हाई होगा अगर लोन का, तो लॉन्ग रन में उन लोगों को जो इंटरेस्ट रेट पे करना है, जो इंटरेस्ट का रेट जो उनको पे करना है, ठीक है, उसका बर्डन उनके ऊपर बढ़ता चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका लोन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो देखो, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिस इकोनॉमी ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तुम्हारा कॉस्ट कम होते दिख रहा है, ये देखो एवरेज कॉस्ट कम होते दिख रहा है यहां तक, तो तुमको दिखेगा अरे ये तो इकोनॉमीज है, ये तो इकोनॉमीज है, लेकिन जब कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, डिस इकोनॉमी बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, डिस इकोनॉमी। यहाँ पर वही बात लिखी है, तुम इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में, मतलब अब फर्म के अंदर नहीं, अब फर्म के बाहर इंडस्ट्री में कुछ पॉजिटिव हो गया तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होगा, इंडस्ट्री में अगर कुछ नेगेटिव हो गया एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज होगा। समझ में आई बात? चलो अब हम लोग देखते हैं इसको, तो समझ में आई ना बात एक्सटर्नल की। फर्म इज अ यूनिट, यस फर्म एक यूनिट है। द ग्रुप ऑफ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री। भैया ना नहीं समझ में आया, मैं बोला सीमेंट इंडस्ट्री, क्या बोल दिया, मैं बोल दिया सीमेंट इंडस्ट्री, के अंदर छोटी छोटी कंपनियां होती है, इमामी, डबल, रेडबुल, अंबुजा सीमेंट, है ना, विराट कंप्रेसिव, ऐसे करके छोटी छोटी जो होती है ना, ये होती है फर्म्स। क्या क्या होती है, फर्म। तो फर्म इज अ यूनिट ऑफ एन इंडस्ट्री, समझे? तो देखो
When industry is expanded, they are some advantage. These advantage enjoyed by all the firms in industry, they are called external economics. तो सिंपल सी बात है, जब इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी तो सारे फर्म को एडवांटेज मिलेगा, और जो फर्म को एडवांटेज मिलेगा इसके कारण उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल इकोनॉमी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी देखेंगे, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, लोकलाइजेशन ऑफ सेवरल फर्म एट वन प्लेस makes available certain facilities. Local authority may develop roads, communication, power, irrigation, etc. Other facilities like banking, insurance, skilled labor will come up in the area. These arrangement benefit to all the firms located in that area. तो सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी ऐसी लोकेलिटी में अपना फर्म सेटअप करे हो, ऐसी लोकेलिटी में जहां पर तुमको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है उस लोकेलिटी में होने का, जैसे कि तुमको बहुत सारी सर्विसेज मिल रही, लाइक रोड सेटअप है, कम्युनिकेशन एक नंबर, पावर जोरदार, इरिगेशन माशाल्लाह, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी सुभान अल्लाह, इंश्योरेंस में मजा ही आ गया देख के, और स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी ऐसे है चुटकियों में, तुमको कितना एडवांटेज मिलेगा तुम खुद ही सोच, तो कितना एडवांटेज मिलेगा तुम खुद ही सोच लो। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन और स्पेशलाइजेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच फर्म में take up one part of the producing the good. This will result in specialization, improve performance of each firm in the production. This division of work helps the produce and more output, reduce the cost. तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी फर्म्स है, एक फर्म ये बनाएगी, उसी को दूसरे फर्म में ट्रांसफर करेगी, दूसरी फर्म ये बनाएगी, उसको दूसरे फर्म में ट्रांसफर करेगी, तीसरे फर्म, तो हर फर्म को स्पेशलाइजेशन मिला जाएगा उनके पर्टिकुलर सेक्टर में, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट का, जो इस हिस्सा बनाने का। जैसे मान लो एक फर्म बैटरी बना रही है, एक फर्म डिस्प्ले बना रही है, एक फर्म बैक कवर बना रही है, एक फर्म प्रोसेसर बना रही है स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो वो अपने काम में माहिर हो जाएंगे, करते 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 अपने काम में वो क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन का बड़ा एडवांटेज दिखेगा यहाँ मोबाइल इंडस्ट्री को, किसको दिखेगा, मोबाइल इंडस्ट्री को। समझ में आया। इकोनॉमीज ऑफ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विस। तो देखो, ऑल द फर्म्स इन द एरिया आर डीलिंग विद द सेम गुड्स। जो एरिया में जितने भी फर्म्स होते हैं वो सेम गुड्स में डील कर रहे हैं। Information can be shared among the firms about raw materials, skilled labor, marketing, etc. Expenditure on these segments can be reduced. They are a mutual advantage. तो सिंपल सी बात है, वो लोग एक दूसरे को बताएंगे, भाई मैं यहाँ से रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, मेरे को सस्ते मिल रहा है, भाई मैं यहाँ से लेबर उठा रहा हूँ, मेरे सस्ते मिल रहा है, भाई मेरे को ये करने से मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो रहा है। तो इससे एक दूसरे को साथ में हाथ बढ़ाते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, एज अ होल इंडस्ट्री डेवलप होगी, एज अ होल इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो, collective research by all the firms on new product technology will help to reduce expenditure. The fruit of research can be enjoyed by all that. तो सारी फर्म जब मिल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, कौन सी फर्म, सारी फर्म जब मिल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, तो एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कम हो जाएगा, प्लस एडवांटेज सबको मिलेगा। बोलते हैं ना वो, मतलब लड्डू मिलेगा सबको, लड्डू बटेगा। ठीक है, सबको मिलेगा। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस व्हेन द इंडस्ट्री एक्सपेंड द डिमांड फॉर फैक्टर इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द इनपुट सच एज प्राइस। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, जब इंडस्ट्री डेवलप होती, जब डिमांड बढ़ती है, जब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनपुट के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, आउटपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे, इनपुट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो ये डिस इकोनॉमी बन के आएगा जब रॉ मटेरियल, मशीन इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सबके प्राइस क्या होंगे, शूट अप हो जाएंगे, मतलब एकदम से बढ़ जाएंगे। Pressure on infrastructure facility. Concentration of firm in a particular region create under pressure on the infrastructure facility, the water, sanitation, power, electricity. As a result of bottleneck and delay in the production process become frequent. And तो सिंपल सी बातें बोल रहा है कि अगर सारी फर्म्स कॉन्सेंट्रेटेड हो गई एक जगह पे, सारी फर्म्स एक जगह पे एक लोकेलिटी में कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो वहां पर की जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा, वाटर, सैनिटाइजेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और उनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, उनकी सप्लाई कम पड़ने लगेगी, और अगर उनकी सप्लाई कम पड़ने लगेगी तो अल्टीमेटली डिले होगा किसमें, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में अल्टीमेटली डिले होगा। ठीक है, इकोनॉमीज ड्यू टू द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इकोनॉमी में अराइज ड्यू टू द एग्जॉस्टिबल doubling the fishing fleet may not lead to a doubling of the catch of fish or doubling the plant in mining or oil extraction field। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री को कोल लगता है, किसी इंडस्ट्री को पेट्रोलियम लगता है, तो भाई अगर उन लोग कोल पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ा दे तो थोड़ी ना कोल पेट्रोलियम और बढ़ जाएगा जमीन के अंदर। जमीन के अंदर तो कोल पेट्रोलियम लिमिटेड है, हमको पता है बाय 2050 कोल और पेट्रोलियम खत्म भी हो जाएगा, 2050 तक ऐसा एजम्पशन है कि कोल और पेट्रोलियम खत्म भी हो जाएगा। तो भाई तो वही चीज बोल रहा है कि जो तुम्हारी इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है जिसको तुम यूज करते हो प्रोडक्शन में, वही ना खत्म हो जाए या उसी का सप्लाई कम ना हो, तो ये भी डिस इकोनॉमी बन जाएगा। डिस इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। When the production commodity is disintegrated among various process and sub process, it may be proved after a certain limit the problem and fault in any of the one unit may create the limit। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन सर्टेन लिमिट में डाइवर्सिफाइड है और इंटीग्रेशन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, इंटीग्रेशन मतलब
ये वाला प्रोसेस इस प्रोसेस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 से तुमको जाना है, और इन लोग आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, इन लोग आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये अगर कुछ डिफेक्ट कर दिया तो इसका भी डिफेक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसका भी डिफेक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक की गलती सबको भुगतनी पड़ेगी अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यहां पर भी डिसइकोनॉमी मिलेगा। अब देखो इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी, तो सिंपल सी बात है, देखो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एलएसी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमीज हो रहा है, इकोनॉमीज मतलब कॉस्ट कम होता है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी में क्या होगा, कर्व ऊपर चले जाएगा, कर्व क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। तो देखो द एलएसी कर्व ऑफ द फर्म शिफ्ट डाउनवर्ड, इट इज शोन इन द डायग्राम, एलएसी कर्व शिफ्ट अपवर्ड, इट इज शोन इन द डायग्राम। समझ में आ गई बात। तो ये कर्व तुम लोग देख लेना, बस एक बार निहार लो दूर से ऐसे करके, ठीक है। रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है जो सेल से हमको सेल प्रोसीड्स मिलते हैं, दैट इज अमाउंट्स टू रेवेन्यू। सेल प्रोसीड जो मिलता है दैट इज अमाउंट्स टू रेवेन्यू। तो देखो इट इज द इनकम ऑब्टेन बाय द फर्म एंड प्रोड्यूसर बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। टोटल रेवेन्यू किसको बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू इनकम बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल रेवेन्यू इनकम बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को टोटल रेवेन्यू बोला जाता है। इफ द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम ऑब्टेन बाय द फर्म और प्रोड्यूसर बाय सेलिंग ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। देखो क्या बोल रहा है, जब मार्जिनल रेवेन्यू को तुम प्लस कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू आता है, ठीक है। जब मार्जिनल रेवेन्यू को प्लस कर दोगे टोटल रेवेन्यू आता है। तो देखो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सबमिशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, और प्राइस इनटू क्वांटिटी भी कर सकता हूं। जैसे मान लो प्राइस 100 रुपए थी, मैं 2000 यूनिट्स बेचा, तो कितना हो गया टोटल रेवेन्यू भैया 2 लाख। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 2 लाख रुपए। समझ में ही बात। फिर बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू के बारे में। तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब जब टोटल रेवेन्यू को मैं आउटपुट से डिवाइड करूं तो एवरेज रेवेन्यू आता है। भैया जैसे कॉस्ट में सीखे थे वैसे ही कर रहे हैं क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यस वैसे ही करते हैं भाई। एवरेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, समझ में आया, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर आउटपुट इज सोल्ड, एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर आउटपुट इज सोल्ड। मतलब मैं एक और यूनिट बेचूंगा तो उसमें जो एडिशन होगा टोटल रेवेन्यू के अंदर, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। It is the addition revenue obtained by the firm producer by selling additional unit of thing or one more unit of thing. The change in the total revenue is also called marginal revenue. तो देखो इसके वही वाले फॉर्मूले हैं। देखो वहां कॉस्ट कर्व में भी हम लोग यही फॉर्मूले देखे थे, बस यहाँ आर आर लगते जा रहा है, वहां सी था, वहां सी लग रहा था, यहाँ आर लगते जा रहे हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू एन इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, मतलब बाजू वाला माइनस ऊपर वाला, बाजू वाला माइनस ऊपर वाला, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। For a revenue curve, the revenue curve are different concept of one market to another. They are in one type in perfect competition market and the other type in imperfect competition. तो बोल रहा है perfect competition और imperfect competition में अलग अलग तरीके का नेचर इन लोग शो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं AR and MR कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हम AR MR कर्व देखने वाले। तो सबसे पहले तो एक बात बोल दो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। किस सिचुएशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। MCQ का क्वेश्चन बनता है, MCQ का क्वेश्चन ये बनता है। तो देखो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्राइस इज कांस्टेंट, द गुड्स आर होमोजेनियस, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट होगा और गुड्स होमोजेनियस होंगे। होमोजेनियस मतलब भैया सेम, होमोजेनियस मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो हाउ द AR एंड MR आर चेंज व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज कैन बी शोन इन द गिवन टेबल। तो देखो आउटपुट 1 2 3 4 5, प्राइस 10 10 10, तो ये देखो प्राइस इंटू करते जाओ, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, टोटल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। या फिर तुम MR को टोटल करके भी निकाल सकते थे। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा, बाजू वाले को ऊपर वाले से माइनस करो, तो 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 10 30, ठीक है। तो MR आ गया। AR कैसे आता है, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो TR डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइड बाय 3 10, 40 डिवाइड बाय 4 10, 50 डिवाइड बाय 5 10। तो ऐसे क्या आ गया मेरा, AR MR आ गया। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो इसके कर्व देखो, एक नंबर, कुछ नहीं, एक्सिस में आउटपुट यहाँ शो करोगे, प्राइस और रेवेन्यू यहाँ शो करोगे, एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यही AR है, यही MR है और यही प्राइस है, यही AR है, यही MR है, यही, ठीक है। समझ में आ गई बात। AR एंड MR कर्व अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऑफकोर्स ये लोग चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना कि हमेशा प्राइस और AR चेंज सेम रहेगा। क्यों प्राइस और AR चेंज होगा, क्योंकि भाई
तुम टोटल रेवेन्यू को जब क्या बोलते हैं आउटपुट से डिवाइड करते हो तो AR आता है, और जब तुम प्राइस को क्वांटिटी से इंटू करते हो तो टोटल रेवेन्यू आता है। इस वजह से ऐसा होता है। तो देखो आउटपुट 1 2 3 4 5 इंटू इंटू करते जाओ, प्राइस कम हो रहा है ना, प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा, प्राइस इज गोइंग टू रिड्यूस। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट। देखो आउटपुट बढ़ते जा रहा है, प्राइस कम होते जा रहा है, समझ में आया? तो 10 1 जा 10, 9 3 जा 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया मेरा TR। MR निकालेंगे, 10 आ जाएगा, 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, 24 माइनस 18 6 आ जाएगा, 28 माइनस 24 5 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा? 24 25 26 27 28, 4 करो इसको 4, और 30 माइनस 28 करो 20 32 आएगा, सही है। इसको बस 4 कर लो। और AR कैसे आता है? AR बताओ भैया, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 1, 18 डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 3, 28 डिवाइड बाय 4 और 30 डिवाइड बाय 5। तो AR आ गया। कर्व देखो, कर्व, ये कर्व तुम लोग बना के देखना ना खुद भी, मैं रेकमेंड करूंगा कर्व खुद भी बना के देखना एक बार इसी शेड्यूल का यूज करके, ठीक है, कि ऐसे ही बनता है कि नहीं से। तो देखो AR कर्व देखो, ये देखो AR ऐसे फॉल हो रहा है, ये देखो AR डाउनफॉल किया। MR देखो ये भी फॉल हो रहा है, पर उससे ज्यादा स्पीड से हो रहा है, इससे AR के ज्यादा स्पीड से MR फॉल हो रहा है। तो ये देखो MR कर्व ऐसा है, यहाँ पर प्राइस और रेवेन्यू और अगेन यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, समझ में आया बात? तो देखो इन imperfect market both MR AR curve slope downward from left to right, hence the MR curve below the AR curve। तो ये बोलोगे कि MR curve decreasing speed is more than AR curve। ठीक है, और the price is always equal to average revenue। ठीक है, इन ऑल मार्केट्स प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इतना ही तुमको जानना था जो मैं तुमको बता दिया हूँ। अब चूज द करेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसा कि तुम लोग को पता है मैं अभी क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग कर लेना क्वेश्चन, और कुछ नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में, तुमको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्केट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सारे मार्केट्स के टाइप पढ़ेंगे, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, एवरी फॉर्म ऑफ मार्केट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इवन उनके कर्व वगैरह देखेंगे कैसे लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।